क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर आपके पास दो ज़माने हैं। एक आपके पास है करंट एजेस आएंगी और एक आपके पास होंगी 6 years अगो। तो हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो हम इसको स्टार्ट करेंगे करंट एजेस से। तो एज ऑफ फादर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वेग हैं। फादर की एज क्या होगी नहीं पता, सन की एज क्या है नहीं पता, और इन दोनों में कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो इस वजह से आप इसको सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, एक की एज आपके पास एक्स है, तो यहाँ आप दो तरीके कर सकते हैं। बल्कि अभी याद आया कि एक कनेक्शन बन सकता है इनका, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 years। तो यहाँ आप इसको 70 - x भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इस दूसरी वाली एज को y ही कर दें, क्योंकि इनका कनेक्शन अभी हम बाद में निकालेंगे। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, एक जुमले से क्लियर नहीं हो जाएगा। तो बेहतर है कि उनका भी डिफरेंट ही रखें, एक को डिफरेंट वेरिएबल असाइन करें और दूसरे को अलग वेरिएबल। फिर यहाँ आपके पास कंडीशन है, लेकिन उस कंडीशन से पहले ये देखें, 6 years अगो की बात हो रही है। तो यहाँ मैं एक और कंडीशन लगा रहा हूँ, 6 years अगो। तो 6 साल पहले, 6 साल पहले का मतलब क्या है कि आपकी जो एज है, ये वाली करंट एज, इसमें से 6 माइनस कर देंगे, तो 6 साल पहले की एज आ जाएगी। तो 6 साल पहले एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी आपके पास, x - 6। और इसी तरह एज ऑफ सन 6 years अगो आपके पास क्या हो जाएगी, y - 6। अब आपके पास ये चीज़ें आ गई हैं, अब आपने सिर्फ कंडीशंस अप्लाई करनी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन, यानी कि ये फादर और सन की एज है। तो इनका अगर सम है वो क्या है आपके पास, 72 years। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो इन दोनों की एजेस को ऐड करेंगे, एक्स फादर की एज, वाई सन की एज, इनको ऐड करें, आपके पास 72 years आता है। बल्कि यहीं तक रहने दें, इसको आप कह दें इक्वेशन 1। फिर आप चलते हैं दूसरी कंडीशन के ऊपर। 6 years अगो द फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ द सन। तो 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आप इन वाली जो वेरिएबल्स हैं इनको यूज़ करेंगे। फादर एज, पहले आप फादर एज लिखेंगे 6 साल पहले, यानी कि x - 6 इज इक्वल टू, क्योंकि फादर ऑफ एज ऑफ फादर 6 years अगो आपके पास ये थी, तो वो आपने यूज़ की वाज 2 times द एज ऑफ सन। 2 times का मतलब 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एज ऑफ सन। एज ऑफ सन 6 years अगो क्या थी, y - 6। तो इसको थोड़ा सा ओपन कर लें, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। अब एक काम कर सकते हैं इसमें कि इन सबको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपके पास -x हो जाएगा, ये आपके पास +2y, और ये आपके पास +6। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि आप दोनों साइड्स पे एक साथ कर रहे हैं ना, तो उससे ओवरऑल इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं होता। अब ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ आपके पास x आ रहा है, यहाँ -x आ रहा है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो आपके पास x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और बाकी आपके पास सिर्फ y की टर्म रह जाएगी। तो और वहाँ से आपके पास y का आंसर आ जाएगा। तो ये कर लेते हैं, पहले ऐड कर लें 1 और 2। तो वही होगा जैसा कि अभी मैंने बताया, x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये y और ये 2y आपस में ऐड होके क्या हो जाएंगे, 3y इज इक्वल टू, ये आपके पास 72 है, यहाँ आपके पास 6 है, तो 72 + 6 कितना हो जाएगा, 78।
और यहाँ से इसको सॉल्व कर दें। 78/3 कितना हो जाएगा? 26। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। इनको चाहिए क्या? व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago? तो एज ऑफ सन 6 years ago, उसमें आपको y की ही वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो y-6 कर देंगे हम। सो एज ऑफ सन 6 years ago, ये आपके पास है y-6। तो 26 - 6 हो जाएगा और आपके पास 20 years एज आ गई। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी किए हुए हैं। एक आपके पास बाइंग वाली प्राइस है जिसको कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, और एक आपके पास उन्होंने कहा हुआ कि ये चीज़ इतने की बेची गई है, यानी कि वो आपकी सेलिंग प्राइस होती है। तो जो कॉस्ट प्राइस होती है जिस पे आपको चीज़ परचेज की होती है उसको हम सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। वो आपके पास आ जाएगी 1500। फिर आपके पास होता है जिस कीमत पे आपने कोई चीज़ बेची होती है, तो वो आपके पास सेलिंग प्राइस होती है, एसपी। वो ये आ गई। अब आपने इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हम पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP - CP। और अगर आपके पास प्रॉफिट की जगह अगर लॉस हो रहा है, तो फिर जब लॉस होता है तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा होती है, आपने चीज़ ज़्यादा की खरीदी होती है और कम प्राइस में बिकी होती है। तो फिर आप जो बड़ी प्राइस होते हैं ना उसमें से आप छोटी प्राइस सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है, इसमें से बड़ी प्राइस कौन सी है? 1520। तो ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1520 - 1500 आपके पास क्या आ जाएगा? ₹20। तो ₹20 का आपका प्रॉफिट है, लेकिन आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपके पास होता है प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप लॉस परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ लॉस आ जाएगा, लॉस परसेंटेज ऊपर लॉस आएगा, लेकिन नीचे हमेशा सीपी ही रहता है। चाहे आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं या चाहे आप लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें लॉस ओवर सीपी हो जाएगा, सीपी रहेगा रहेगा। प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 20। कॉस्ट प्राइस आपके पास थी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बचा? 4/3। क्योंकि इनको भी आप कैंसिल कर सकते हैं ना 5 के टेबल से, 3s आर एंड 4s आर। तो 4/3 अगर आप कैलकुलेटर से निकाल लें तो 1.33% गालबन आ जाती है। 1.33%। तो बहुत छोटा सा प्रॉफिट हुआ। अब ये जो क्वेश्चन है ये रेट से रिलेटेड है, टैक्स है और रेट का सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ इन्होंने एक चीज़ ऐड की हुई है कि इनकम तो दी हुई है उन्होंने, और साथ में उन्होंने एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी दी हुई है। कई कई दफ़ा होता है कि आपकी इनकम आती है तो उसमें से कुछ आपकी जो इनकम होती है ना, कुछ हिस्सा इनकम का उसके ऊपर टैक्स नहीं होता। तो उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना, अगर आप फॉर एग्जांपल 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से हो सकता है कि 5 रुपये आपको 5 रुपये के ऊपर आपको टैक्स ना देना पड़े। तो टोटल 100 होंगे, तो उसमें से 5 रुपये एग्जेम्प्टेड होंगे टैक्स से। तो फिर आप क्या करते हैं, 100 में से 5 निकाल लें तो 95 हो जाएगा, और सिर्फ 95 जो आपकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और जो भी रेट होगा उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ भी सेम यही चीज़ है। यहाँ टोटल आपको इनकम दी हुई है 0.96 मिलियन, और जो है 1,30,000 उसमें से एग्जेम्प्टेड है, 9,60,000 टोटल इनकम है, एनुअल इनकम, यानी कि एनुअल का मतलब होता है सालाना, पूरे साल की। लेकिन उससे खैर कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ हम निकालेंगे टैक्सेबल इनकम।
टैक्सेबल इनकम का मतलब है कि जिसके ऊपर टैक्स आपको देना है। तो वो क्या होगा, 9,60,000 में से जो टोटल इनकम है उसमें से आप 1,30,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उसके अलावा जो आपके पास आ जाएगी वो आपके पास टैक्सेबल इनकम आ गई। अब इसके ऊपर आपने टैक्स देना है। अब टैक्स देना क्या है, कितना रेट है, आखिर में देखें इन्होंने लिखा हुआ 0.75, तो इतना आपने टैक्स देना है। तो टैक्स टू बी पेड 0.7%। किसका, ये जो आपके पास टैक्सेबल इनकम है इसका। जब आप परसेंटेज रिमूव करते हैं तो आपके पास क्या होता है, नीचे 100 आ जाता है, और ऑफ की जगह क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, अगर कटिंग करके करना है तो कटिंग करके कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो आपके पास आ जाएगी ₹6,225। ये आपका टैक्स है जो आपको पे करना है 8,30,000 के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड मार्कअप का है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि कंपाउंड प्रॉफिट डिफरेंट चीज़ है, कंपाउंड मार्कअप डिफरेंट चीज़ है। मार्कअप बेसिकली क्या होता है, मार्कअप आप पे कर रहे होते हैं, यानी कि ये ना एक एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, एक तरह से मार्कअप और प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल आप लोग गाड़ी बाय करने जाते हैं और आप लोग किस्तों में गाड़ी ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है कुछ परसेंटेज मार्कअप होता है जो आपको एडिशनल देना पड़ेगा अगर आप किस्तों पे कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं। उसकी वो जो एक डायरेक्ट कैश दे के आप कोई चीज़ परचेज करते हैं उतनी कीमत नहीं होगी, बल्कि उससे ज़्यादा होगी थोड़ी सी, और उस परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा होगी अगर आपने किस्तों में देना है। तो वो जो किस्त आप दे रहे हैं और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको कंपनी को देनी है, वो चीज़ मार्कअप है आपकी तरफ से। लेकिन वही चीज़ अगर आप कंपनी की रुख की साइड से देखें तो वो उनका प्रॉफिट है। तो यहाँ उन्होंने कंपाउंड मार्कअप की बात की है। तो ये एक तरह से जो कंपाउंड मार्कअप का लफ्ज़ होता है ना, ये बेसिकली एक तरह से सिंपल प्रॉफिट ही होता है। सिंपल प्रॉफिट को अब आपने उससे कंफ्यूज नहीं करना, वो जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात होती है। यहाँ आपके पास सारी वेरिएबल्स जो वैल्यूज़ हैं वो सारी डिफरेंट हैं। तो एक आपके पास जो चीज़ होती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है कि किसके ऊपर आप निकाल रहे हैं, जो डिपॉजिटेड होती है। तो ये चीज़ आपकी होती है प्रिंसिपल। फिर आपके पास एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि कितने साल या कितने दिन या कितने महीने, कितने वीक्स, उस हिसाब से। तो ये आपका टाइम हो गया, टाइम पीरियड। और फिर आखिरी चीज़ होती है रेट। तो सिंपल प्रॉफिट क्या बनता है आपके पास, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको हम शॉर्ट में पीआरटी लिखते हैं ओवर 100। तो ये आपके पास सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। तो वैल्यूज इंसर्ट करें और यहाँ से आप सिंपल प्रॉफिट निकाल लें। और जब आप इसको लिखेंगे नीचे तो यहाँ आप इसको लिखेंगे मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप। एक जो कंपाउंड प्रॉफिट चीज़ है तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आपका उससे चीज़ से अभी फ़िलहाल लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी मैंने पूरी तरह से बुक रीड नहीं की। मैं जैसे जैसे एक एक एक्सरसाइज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देख रहा हूँ। कम्प्लीटली बुक अभी मैं पूरी पढ़ी ही नहीं है। तो अगर बुक के अंदर हुआ कंपाउंड प्रॉफिट का आगे कोई क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड फिर उसी क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन कर लेंगे। अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 52,500 रुपीज़ कंपाउंड मार्क, यानी कि सिंपल प्रॉफिट।
क्योंकि अगर आप इसके एग्जाम्पल देखें बुक के अंदर, आप देख रहे होंगे ना, इसका फॉर्मूला आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो वहाँ आपको आखिरी एग्जाम्पल जो है ना, वो आपको नज़र आएगी, उसके अंदर सिंपल प्रॉफिट लिखा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तस्वीर के दो रुख हैं। आपके लिए अगर आप देने वाले हैं, आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं किस्तों पे, तो वो आपके लिए मार्कअप है, लेकिन उस कंपनी के लिए वो प्रॉफिट है। तो सिंपल प्रॉफिट और कंपाउंड मार्कअप एक ही चीज़ है।